बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम BSN 4th सेमेस्टर की सब्जेक्ट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हमने यूनिट 3 इन्फेंसी स्टार्ट किया हुआ है। इसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसी यूनिट के पार्ट 2 पे है। पार्ट 2 जो कि इसका लास्ट पार्ट है, इसके साथ ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुशरिफा अजहर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, हम इन्फेंसी पढ़ रहे थे। तो इन्फेंसी में हमने जो इन्फेंसी की स्टेज है ये डिस्कस की थी। इसमें बच्चों के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, सर्वाइवल रिफ्लेक्सेस, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, ये हमने डिस्कस किया हुआ था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट और जो माइलस्टोन्स बनते हैं इन्फेंसी के स्टेज में, वो हमने डिस्कस किए हुए थे। इन्फेंट इंटेलिजेंस क्या है और उसको चेक करने के लिए जो 2 टाइप ऑफ टेस्ट है वो हमने डिस्कस किया हुआ था। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम जेन पियाजे के, एरिक एरिक्सन के और फ्रूइड के जो स्टेजेस थे, डेवलपमेंटल स्टेजेस, जेन पियाजे के अपने थे, एरिक एरिक्सन के अपने और फ्रूइड के अपने, उनमें से उनके स्टेजेस का जो उनकी थ्योरीज था, उनका जो स्टेज इन्फेंसी में इंक्लूड है वो स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि जो जेन पियाजे है, इनका जो थ्योरी था उसके 4 स्टेजेस थे। उन 4 स्टेजेस में इनके इन्फेंसी से रिलेटेड कौन सा स्टेज है वो हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह एरिक एरिक्सन का भी, एरिक एरिक्सन के जो थ्योरी थे उसके समथिंग 8 स्टेजेस थे। उन 8 स्टेजेस में कौन से स्टेजेस इन्फेंसी में आते हैं तो वे स्टेजेस हम पढ़ेंगे। और फ्रूइड के जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी के जो स्टेजेस थे उनमें से कौन सा स्टेज इन्फेंसी के लिए था वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो जेन पियाजे के जो स्टेजेस थे इनको हम पियाजे कॉग्निटिव स्टेजेस कहते हैं। पियाजे कॉग्निटिव स्टेजेस में से सबसे पहला जो स्टेज था ये सेंसरी मोटर स्टेज था। इसमें एक बच्चा जो होता है वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर लेता है। ये कहना था जेन पियाजे का कि एक बच्चा जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज में एक अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करना वो स्टार्ट कर लेता है। मतलब ये कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है और मोटर एक्शन के थ्रू वो जो है एक्शन करता है, यानी फिज़िकली किसी चीज़ को टच करके इस तरह वो काम करना स्टार्ट कर लेता है। तो इस स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज था उनका, कि इसमें चाइल्ड जो है वो सिंबॉलिकली वर्ड को प्रेजेंट करने लगता है। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गुड़िया उठाया है और स्टेट उठाई है, और गुड़िया को पेशेंट और ख़ुद को डॉक्टर बना के, यानी इस तरह ये एक डॉक्टर और एक पेशेंट और इन चीज़ों को ये सिंबॉलिकली प्रेजेंट कर रही है। तो इस स्टेज को हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। मीन्स कि इसमें बच्चा जो है वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं करता, इलॉजिकल थिंकिंग करता है। फिर इसके बाद जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसमें बच्चा लॉजिकली थिंकिंग उसकी जो है स्टार्ट हो जाती है। अब वो जो कंजर्वेशन के रूल्स है वो सीख लेता है। कंजर्वेशन के रूल्स का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए इस बच्चे के हाथ में ये जो चीज़ें हैं, ये जो 2 बाउल है, इनकी साइज़ जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन एक की चौड़ाई थोड़ा जो है वो बड़ा है और एक की लंबाई बड़ी है। इसमें जितना क्वांटिटी में फ्लूइड जाएगा वो सेम होगा। तो अब बच्चा जो है इस स्टेज में, बच्चे को अगर हम ये दिखा दें तो वो ये नहीं समझ पाएगा। इस बड़े साइज़ में ये इस तरह लगता है ना कि साइज़ में बड़ा है, तो वो कहेगा कि इसमें ज़्यादा पानी है और इसमें कम है, इस तरह वो कहेगा। लेकिन इस स्टेज में वो ये कहेगा, इस स्टेज में आके वो पहचान जाएगा कि इसमें जो अमाउंट है दोनों में सेम है, क्योंकि इसकी चौड़ाई बड़ी है और इसकी जो है लंबाई बड़ी है। इस तरह वो कंजर्वेशन पहचान सकेगा। फिर जब वो फार्मल ऑपरेशनल स्टेज में चला आता है तो इसमें फार्मल, ये एडोलेसेंट की स्टेज होती है। यहाँ पे अपने फ्यूचर के लिए थिंकिंग करना, सिचुएशन को मुख्तलिफ़ किस्म के सिचुएशन से, ट्रांसेंड सिचुएशन का मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के सिचुएशन से वो पास होता है, तो फिर अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए वो कंक्रीट थिंकिंग स्टार्ट कर लेता है। तो ये एडल्टहुड होती है। अब हमारा जो इस यूनिट में, इन्फेंसी के यूनिट में हमारा जो फोकस है वो सेंसरी मोटर स्टेज पे है। क्यों? क्योंकि ये सेंसरी मोटर स्टेज जो है 0 to 2 years, मतलब कि इन्फेंसी इस स्टेज में आती है, तो इसीलिए हम ये स्टेज डिस्कस करेंगे।
सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, इन्फेंट कोग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स इन द सेंसरी मोटर स्टेज विच स्टार्ट एट बर्थ एंड एक्सटेंड अनटिल द इन्फेंट इज अबाउट 2 ईयर ऑफ एज। अब स्टूडेंट, सेंसरी मोटर का मतलब, इसको सेंसरी मोटर नाम इसलिए दिया गया है, सेंसरी और मोटर, इसमें बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू चीज़ों को सेंस करना स्टार्ट कर लेता है और अपने फिजिकल एक्शंस के थ्रू यानी मोटर एक्शंस के थ्रू वो जो है एक्शन करता है, तो इसलिए इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। अब यहाँ पे लिखा है कि जो इन्फेंट की कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है, सेंसरी मोटर स्टेज इसका स्टार्ट हो जाता है जब बच्चे की पैदाइश होती है, तब से लेके स्टार्ट हो जाता है और 2 ईयर्स ऑफ एज में इसका जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये कंप्लीट हो जाती है, यानी वो अपने सेंसेस को इस्तेमाल करना बिल्कुल सीख लेता है विद इन 2 ईयर्स। द सेंसरी मोटर स्टेज इज मेड अप ऑफ 6 सब स्टेजेस। अब सेंसरी मोटर स्टेज के आगे 6 सब स्टेजेस हैं। बर्थ टू 2 ईयर्स, ये 6 स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे। अब ये लिखा है कि ये जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है इसके लिए एज जो है वो बर्थ टू 2 ईयर्स है, कि पैदाइश से लेके 2 ईयर्स तक। तो इन्फेंसी की जो इन्फेंसी वाला जो हिस्सा है एक इंसान की ज़िंदगी का, वो इस स्टेज में आता है, इन्फेंसी वाला स्टेज इस स्टेज में आता है, इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे डिटेल से। तो लिखा है इन्फेंट यूजेस सेंसेस एंड मोटर एबिलिटीज़ टू एक्सप्लोर। इन्फेंट क्या करता है, अपने सेंसेस को यूज़ करता है और अपने मोटर एबिलिटीज़ को यूज़ करता है ख़ुद को एक्सप्लोर करने के लिए, ख़ुद से कोई एक्शन करने के लिए। फर्स्ट एक्सप्लोरेशन आर इनेट रिफ्लेक्सेस। स्टार्ट में जो एक्सप्लोरेशन है वो इनेट रिफ्लेक्सेस होते हैं, पैदाइश से उसमें जो रिफ्लेक्सेस होते हैं जो हमने पीछे स्टडी किया, जो सर्वाइवल रिफ्लेक्सेस होते हैं जिसमें सकिंग है, जिसमें ब्रीथिंग है। इसके अलावा जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं कि बच्चा जो है उसको अगर हम उंगली देते हैं तो वो उंगली को पकड़ लेता है जब हम उसके हाथ में टच करते हैं। इसके अलावा जब हम उसके चेहरे के साइड पे टच करते हैं तो वो हेड उस तरफ कर लेता है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो जितने भी हमने रिफ्लेक्सेस स्टडी किए, तो स्टार्ट में ये रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, जो इनेट रिफ्लेक्सेस यानी पैदाइश से बच्चों में जो रिफ्लेक्सेस होती है, इनके थ्रू बच्चा जो है ख़ुद को एक्सप्लोर करता है। उसके बाद उसका बच्चे का क्या बनता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बनता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किसे कहते हैं, इसमें बच्चा जो है वो अपने मोटर एक्शन के थ्रू कोई चीज़ जो है उसको जानना, उसको पहचानना और उसके साथ जो है इंटरेक्ट करना चाहता है। वो इस टाइम लैंग्वेज को नहीं समझ सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टेबल है, उस पर गर्म दूध रखी गई है बर्तन में। अब एक बच्चा जो है उसको छूना चाहता है, बच्चे ने उसको देख लिया तो उसका उस पर तजस्सुस होता है कि ये क्या चीज़ है। अब वो उसकी तरफ जो है वो ख़ुद को घसीट के भी, अगर वो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, इन्फेंट है, तो वो ख़ुद को जो है क्रीपिंग करके भी उसके पास चला जाता है और उसको जो है वो छू के उसको देखना चाहता है, छू के उसको समझना चाहता है कि ये क्या चीज़ है। अब इसमें उसके जितने भी फैमिली वाले, मदर, केयर गिवर जो भी है, उसको जितना भी आवाज़ दे के बेटा ना करो, ये गर्म है, ये गर्म है, वो नहीं समझेगा। वो जब तक इसको छू नहीं लेता तब तक नहीं समझेगा। तो वो इसलिए उसको छूता है, जब छू के उससे पता चलता है कि ये गर्म है तो फिर वो दोबारा उसमें हाथ नहीं डालता। उससे पता चल जाता है कि ये जो है गर्म है, इसको छूने से मुझे पेन हुई, मुझे बर्न हुई। तो इसको कहते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, कि अपने लिए गोल बना के और बिहेवियर उस किस्म का कर लेता है। जिस तरह उसने यहाँ पे उस चीज़ को देखा था कि एक बर्तन में दूध थी, तो वो उसको छूने के लिए उसने गोल बना लिया, तो बस उसको कर दिया बिहेवियर, उसने अपने आप कर दिया, जाके उसको छू लिया। अब इसके लास्ट स्टेज जो है 2 ईयर्स तक जब बच्चा पहुंच जाता है, यानी 9th मंथ जब बच्चे की स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो कंसेप्ट है ये बनने लगता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी कंसेप्ट है कि इससे जो 9 मंथ से कम बच्चे होते हैं, 9 मंथ से कम एज के जो बच्चे होते हैं, उनको अगर हम कोई चीज़ दिखा देते हैं और फिर उसे छुपा देते हैं, तो वो समझते हैं कि ये चीज़ हमेशा
हमेशा के लिए गायब हो गई, ये ख़त्म हो गई, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन 9th मंथ से जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। उसको अगर हम कोई चीज़ दिखा दे और फिर वो छुपा दे तो वो समझ जाते हैं, वो ये सेंस कर लेते हैं कि अगर ये चीज़ आँखों से उछल हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ख़त्म हो गई, ये एग्जिस्ट करती है, इसे किसी न किसी जगह छुपाया है, ये मौजूद है। इसीलिए 9 मंथ से अबाव बच्चे अगर किसी फॉर एग्ज़ाम्पल चाकू को पकड़ लेते हैं तो हम वो चाकू जो है उनसे लेके चाकू को छुपा देते हैं, तो वो रोते हैं, उसके पीछे इतना रोते हैं कि बस मुझे वो चाकू जो है चाहिए, क्योंकि वो ये समझने लग जाते हैं कि वो चाकू जो है इसको छुपा दिया है, वो एग्जिस्ट करती है, वो मौजूद है। लेकिन 9 मंथ से पहले के जो बच्चे होते हैं उनसे अगर हम कोई चीज़ लेके छुपा दें तो फिर वो उसके पीछे नहीं रोते, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं होता। वो समझते हैं कि कोई चीज़ आंखों से उछल हो गई तो ख़त्म हो गई। अब इसके जो स्टेजेस हम आगे डिटेल से स्लाइड से डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड में आपने ये चीज़ जो है ये याद करनी है कि एक स्टेज 1 जो है वो रिफ्लेक्सेस का स्टेज है, तो उसकी जो लिमिट है वो कितनी है, तो बर्थ टू 6 वीक्स जो है उसमें स्टेज 1 होता है। सेंसरी मोटर जो हमारे साथ सेंसरी मोटर स्टेज है, इसके 6 सब स्टेजेस है। इन 6 सब स्टेजेस में जो फर्स्ट सब स्टेज है वो रिफ्लेक्सेस का है, जो कि बर्थ से लेके 6 वीक तक चलती है। उसके बाद स्टेज 2 प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस का होता है। ये 6 वीक से 4 मंथ तक कंटिन्यू रहती है। इसके बाद जो थर्ड सब स्टेज है वो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस का होता है, जो 4 मंथ से लेके 8 मंथ्स तक कंटिन्यू रहती है। इसके बाद का जो स्टेज है वो कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है, जो कि 8 मंथ से 12 मंथ तक कंटिन्यू रहती है। फिफ्थ सब स्टेज टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस का है, जो कि 12 मंथ से 18 मंथ तक, और जो लास्ट सब स्टेज है मेंटल रिप्रेजेंटेशन का, ये 18 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक कंटिन्यू रहती है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब ये सब स्टेज 1 जो है रिफ्लेक्सेस का, जो कि बर्थ से लेके 6 वीक्स तक होती है, ये किस किस्म की होती है, तो लिखा है ड्यूरिंग दिस सब स्टेज द चाइल्ड अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट प्योरली थ्रू इनेट रिफ्लेक्सेस सच एज सकिंग एंड लुकिंग। ये जो सब स्टेज होती है इसमें बच्चा अपने एनवायरनमेंट को प्योरली अंडरस्टैंड करता है, सही तरीके से अपने एनवायरनमेंट को वो पहचान लेता है। ये जो बर्थ टू 6 वीक का जो मुद्दत होता है बच्चे के पैदाइश के बाद, जो इसकी एज होती है 6 वीक तक की जो एज होती है, मीन्स के 2 महीने, 6 वीक कितने महीने नहीं, 1 महीना और हाफ जो होता है, क्योंकि 1 महीने में 4 वीक्स होते हैं ना, तो फिर 1 महीना और हाफ का जो उम्र होता है बच्चे का, इसमें बच्चा अपने इन्वायरमेंट को कम्प्लीटली प्योरली जो है वो अंडरस्टूड कर लेता है। किसके थ्रू? इनेट रिफ्लेक्सेस के थ्रू। जो कि इनेट रिफ्लेक्सेस है, जैसा कि सकिंग है, वो सकिंग जब करता है तो वो जान लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है कि फूड कहाँ से मिलती है, वो समझ जाता है कि सकिंग करने से फूड मिलती है, तो इसीलिए उसे जो भी चीज़ मिल जाए वो उसको सक करने लगता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि सकिंग से फूड मिलती है। और लुकिंग के थ्रू वो देख के भी अपने एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर लेता है कि मेरा केयर गिवर जो है वो कौन सा वाला है, यानी कौन मेरा बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है, वो उसको भी लुकिंग के थ्रू इन चीज़ों को भी कुछ हद तक पहचान लेता है। इसके बाद जो इसका सेकंड सब स्टेज है उसमें उसे कहते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, यानी ये एज जो है 1 to 4 मंथ्स का जो एज होता है, 1 मंथ से लेके 4 मंथ्स की जो एज होती है, इसमें यानी इस स्टेज के लास्ट से लेके 4 मंथ्स तक जो स्टेज होती है, इसमें क्या होता है, दिस सब स्टेज इन्वॉल्व कोऑर्डिनेटिंग सेंसेशन एंड न्यू स्कीमास। इसमें बच्चा जो है उसके जो सेंसेशन होते हैं, जिस चीज़ को वो सेंस करता है, फिर उनको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है, उनको तरतीब देने की कोशिश करता है और अपने लिए नए नए स्कीमास बना देता है। स्कीमास का मतलब ये है कि अपने लिए कोई कॉग्निटिव फ्रेमवर्क बना लेता है, अपने लिए कोई कंसेप्ट बना लेता है, फिर उस कंसेप्ट के थ्रू वो उस एक्सपीरियंस के थ्रू वो आगे जाके चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर लेता है, चीज़ों को, इंफॉर्मेशंस को इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर लेता है, तो इसको कहते हैं स्कीमास। फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड मे सक हिज हर थंब बाय एक्सीडेंट।
चाइल्ड जो होता है वो अपने हाथ को, अपनी उंगली को बाय एक्सीडेंट के तौर पर, यानी वो जानबूझ के नहीं बल्कि एक्सीडेंटली अपने थंब को या अपने किसी फिंगर को वो सक कर लेता है, एंड देन लेटर इंटेंशनली रिपीट द एक्शन, और बाद में वो जानबूझ के ये काम करता है। एक पहली दफ़ा वो क्या करता है, पहली दफ़ा वो एक्सीडेंटली अपने थंब को या अपनी फिंगर को सक करता है, उसके बाद वो जानबूझकर इंटेंशनली ये एक्शन रिपीट करता है। दीज एक्शन आर रिपीटेड बिकॉज द इन्फेंट फाइंड देम प्लेजरेबल, ये इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि इन्फेंट को ये प्लेजरेबल फील होते हैं, इससे उसको खुशी मिलती है उंगली को सक करने से, इस वजह से वो जो है बार बार ये एक्शन दोहराता है। अब जो इसका थर्ड सब स्टेज है सेंसरी मोटर का, थर्ड सब स्टेज को कहते हैं सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। अब ये प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस थे, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस और सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में ये फ़र्क होता है कि ये जो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन है इसमें फर्स्ट टाइम बच्चा जो है वो कोई काम कर लेता है, और जो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है इसमें बच्चा जो है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में उससे फर्स्ट टाइम एक्सीडेंटली जो काम हुआ था उसको बार बार जो है वो रिपीट करता है, उसको वो फिर जानबूझ के करता है। और ये इसमें एज कितनी होती है, 4 to 8 मंथ्स, यानी इसके एंड से लेके 8 मंथ तक। ड्यूरिंग दिस सब स्टेज द चाइल्ड बिकम मोर फोकस्ड ऑन द वर्ड एंड बिगेन टू इंटेंशनली रिपीट एन एक्शन इन ऑर्डर टू ट्रिगर ए रिस्पॉन्स इन द एनवायरनमेंट। अब बच्चा जो है इस एज में आके बच्चा एक दुनिया से वर्ड पे मोर फोकस करता है, उसकी फोकस बढ़ जाती है और चीज़ों पे उसकी फोकस ज़्यादा हो जाती है, और वो जानबूझ के कोई ऐसा एक्शन रिपीट करता है जिससे वो कोई इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स पैदा कर सके, यानी कोई भी चीज़ जो है वो खिलौने को फेंकता है या फिर किसी चीज़ को, किसी अपने कंबल को वो उठाता है जिससे वो कंबल हरकत में आ जाती है। तो इस किस्म के अपने इन्वायरमेंट में कोई जो है किसी किस्म का रिस्पॉन्स वो चाहता है, इस किस्म के एक्शन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, A child will purposefully pick up a toy in order to put it in his or her mouth। अब देखिए प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में उसने अपनी उंगली को एक्सीडेंटली अपने माउथ में रखा था, फिर उसके बाद वो इंटेंशनली उसी उंगली को रिपीट कर रहा था कि उंगली को वो सक करे ताकि उसे प्लेजर मिल सके। फिर अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो उस उंगली को यहाँ पे सीख गया था कि उंगली को सक करने से प्लेजर मिलती है। अब वो यहाँ पे वर्ड पे मोर फोकस करता है और सोचता है कि किसी भी चीज़ को जो है सक करने से, किसी भी चीज़ को माउथ में डालने से प्लेजर मिलती है, तो इसीलिए वो टॉयज़ वगैरह जो उसके होते हैं उसको पिक करके अपने माउथ में डाल लेता है, या जो भी चीज़ बच्चे को मिले, चाहे वो टॉय हो जो भी हो, वो उसको जो है अपने माउथ में डाल लेता है और उसकी सकिंग जो है वो स्टार्ट कर लेता है। अब जो फोर्थ स्टेज है, फोर्थ सब स्टेज इसका है, इसमें इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन। इसमें जो रिएक्शंस होते हैं बच्चा अपने रिएक्शंस को कोऑर्डिनेट करने की, उनको जो है मैनेज करने की कोशिश करता है, और ये एज 8 to 12 मंथ्स की होती है। ड्यूरिंग दिस सब स्टेज द चाइल्ड स्टार्ट टू शो क्लियरली इंटेंशनल एक्शंस। अब इसमें बच्चे को अगर हम देखें तो वो बिल्कुल जानबूझ के कोई काम करता है, वो जो है एक्सीडेंटली अब कोई काम नहीं करता क्योंकि उसने अपने रिएक्शंस को कोऑर्डिनेट कर लिए हैं अपने लिए। Children begin exploring the environment around them and will often imitate and they observe behavior of others। अब children जो है अब अपने जो environment है उसको explore करना, अपने environment में ख़ुद को explore करना वो start कर लेता है। वो इस एज में, अब 8 to 12 मंथ के एज में जिन चीज़ों को बच्चा जो है वो देख लेता है, जिन बिहेवियर को वो ऑब्ज़र्व करता है, फिर उनका नकल उतारता है, उनकी इमिटेट करने की कोशिश करता है, यानी रिएक्शंस को वो कोऑर्डिनेट करता है। The understanding of object also began during this time and children began to recognize certain object as having specific qualities। अब इसमें बच्चा जो है ऑब्जेक्ट्स को पहचानना भी स्टार्ट कर लेता है। इस टाइम में चिल्ड्रन जो है वो ये चीज़ पहचान लेते हैं कि स्पेसिफिक क्वालिटीज़, यानी वो जो है ख़ास क्वालिटीज़ की चीज़ें जो है वो पहचानने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कपड़े जब वो देखते हैं तो वो उनको पहनने की जो है वो कोशिश करते हैं, उनको पहन तो नहीं सकते, अपने पास जो है उनको खींच लेते हैं, यानी उनको ये सेंस होता है कि ये जो है इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी ये है कि ये पहनने की चीज़ है। इस तरह वो चीज़ों को समझ पाते हैं। अब टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शंस जो है ये 12 से 18 मंथ के एज में होते हैं। Children begin a period of trial and error experimentation during 5th सब स्टेज। अब ये जो 5th सब स्टेज होती है
इसके दौरान बच्चा जो है वो ट्रेल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन करता है। ट्रेल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब ये है, ट्रेल का मतलब वो कोई प्लान बनाता है अपने जहन में, कोई इस किस्म की कोशिश करता है कि अपने सराउंडिंग में, अपने इन्वायरमेंट में किसी के अटेंशन को ख़ुद की तरफ कर सके, अपने केयर गिवर के अटेंशन को वो ख़ुद की तरफ कर सके इस कोशिश में। या कोई गलती करता है, कोई चीज़ फेंक देता है, कोई चीज़ जो है वो गिरा देता है, जिससे उसके केयर गिवर जो है उसकी तरफ अटेंटिव हो, इस कोशिश में लगा रहता है इस स्टेज में। फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड में ट्राई आउट डिफरेंट साउंड और एक्शन एज ए वे ऑफ गेटिंग अटेंशन फ्राम ए केयर गिवर। बच्चा जो है केयर गिवर से अटेंशन लेने की ख्वाहिश में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ निकालता है या फिर कोई इस तरीके से एक्शन करता है कि केयर गिवर जो है वो उसको अटेंशन दे। अब जो लास्ट सब स्टेज है वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन का स्टेज है, जो कि 18 से 24 मंथ के एज में होता है। Children begin to develop symbols to repeat event or object in the world in the final sensory motor substage। ये जो final sensory motor substage है, इसमें बच्चा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्बल्स और मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्बल्स बनाता है अपने जहन में। इवेंट्स को, जो इवेंट उसने देखे होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, या जो ऑब्जेक्ट उसने देखे होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के से सिम्बल्स वो अपने जहन में बना लेता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये हमारे साथ JNPAJ का जो सेंसरी मोटर वाला स्टेज था वो हमने डिस्कस किया, क्योंकि ये सेंसरी मोटर वाला स्टेज इन्फेंसी में आता है। इन्फेंसी में हमने सिर्फ यही डिस्कस करनी थी। अब इरिक एरिक्सन के जो थ्योरी हैं उसको अगर हम देख ले, तो इरिक एरिक्सन ने जो थ्योरी पेश किया हुआ था उसके 8 स्टेजेस थे। फर्स्ट स्टेज उसका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट था, उसके बाद ऑटोनॉमी, सेकंड स्टेज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, थर्ड स्टेज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, फोर्थ स्टेज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, फिफ्थ स्टेज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, सिक्स्थ स्टेज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, और उसका जो सेवन्थ स्टेज है जनरेटिविटी और स्टेगनेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन, और जो लास्ट स्टेज है वो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर का। यानी 8 स्टेजेस इसने बयान किए हुए थे। अब हम इन्फेंसी पढ़ रहे हैं, इसीलिए इन्फेंसी के स्टेज में, इन्फेंसी के इस एज में जो स्टेज आता है इरिक एरिक्सन का, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का जो स्टेज होता है वो आता है। यानी इन्फेंसी में इसके जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का स्टेज था वो बर्थ से लेके हाफ ईयर तक था, और उसके बाद जो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम था वो इस हाफ ईयर से लेके 3 साल के बच्चे के लिए। यानी इरिक एरिक्सन का कहना था कि पैदाइश से लेके 1.5 ईयर तक बच्चा जो है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के स्टेज में होता है, और उसके बाद हाफ ईयर से लेके 3 साल तक बच्चा जो है वो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट के स्टेज में होता है। तो हम ये 2 स्टेजेस जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का जो स्टेज है इसका मैं आप लोगों को जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही थी कि सेकंड चैप्टर, उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ था, आपको एक एग्जाम्पल दी थी कि इस स्टेज में बच्चे के साथ जो है उसकी या तो ट्रस्ट बनेगी या तो उसकी मिसट्रस्ट बनेगी। ट्रस्ट कैसे बनेगी, मिसट्रस्ट कैसे बनेगी? अगर कोई ट्रस्टफुल यानी अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस हो जाता है बच्चे को, तो उसमें ट्रस्ट डेवलप हो जाती है। अगर उसके साथ कुछ गलत होता है, कोई डांट पड़ती है इस तरह, तो फिर उसका मिसट्रस्ट बन जाता है। मतलब मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि अगर एक मदर जो है अपने बच्चे को लेके किसी पार्टी में जाती है, किसी शादी के घर में जाती है, तो वहाँ पे जब जाती है तो उस मदर का फ्रेंड जो है वो कहती है कि बच्चे को मुझे दे दो। वो मदर उस बच्चे को उस फ्रेंड को दे देती है। तो वो फ्रेंड अगर अच्छी है, अगर बच्चों से प्यार करने वाली है, तो वो इस बच्चे के साथ प्यार करेगी, इसको कोई टॉफ़ी देगी या खाने के लिए कुछ भी इसको देगी। तो फिर क्या होगा, इस बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होगा। अब इसको एक्सपीरियंस हुआ कि किसी गैर बंदे के पास जाने से वो टॉफ़ी देता है
यानी वो जो है उसके साथ अच्छा सलूक करता है, तो फिर अब फ्यूचर में जो भी कोई इसके मदर की फ्रेंड कहेगी कि मेरे पास आओ, तो ये बच्चा जो है ये ट्रस्ट से अच्छे तरीके से उसके पास चला जाएगा। लेकिन अगर इस स्टेज में ये जो इसके मदर की फ्रेंड थी, ये बच्चों को पसंद ना करने वाली थी, उसने उस बच्चे को ले लिया, साइड में जाके उसको मारा, उसको रुलाया, तो फिर वो बच्चा जो है मिसट्रस्ट के कंडीशन में जाएगा। अब फ्यूचर में उसको कोई उसकी मदर की फ्रेंड अगर बुलाएगी अपने पास, चाहे वो अच्छी भी हो, लेकिन वो बच्ची जो है, वो बच्चा या बच्ची नहीं जाएगी उसके पास, वो उसको रिजेक्ट करेगी, यानी उसमें मिसट्रस्ट इस तरीके से डेवलप होती है। तो ये इन्फेंसी का टाइम जो होता है उसमें बच्चा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के स्टेजेस से गुजरता है। तो उसमें पेरेंट को कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ ऐसे रवैये करे जिससे उसका ट्रस्ट वाला जो हिस्सा है, जो पॉजिटिव पॉइंट है, वो डेवलप हो, बच्चे की मिसट्रस्ट डेवलप ना हो। तो इसमें क्या लिखा है, बर्थ टू 1 एज, इस ये स्टेज का एज होता है। Infant develop trust and that their wants need will be satisfied by their parents। अगर बच्चों के wants, उसके needs सेटिस्फाई करते हैं उसके पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के जो जितने भी wants होते हैं, जो उनके needs होते हैं, उनको पूरे करते हैं, तो फिर बच्चों में ट्रस्ट डेवलप होती है। इफ़ पेरेंट नॉट अटेंटिव टू चाइल्ड वांट नीड, अगर पेरेंट जो है बच्चों की जो ख्वाहिशात होते हैं उन पे ध्यान ही नहीं देते हैं, उनको अहमियत नहीं देते हैं, तो फिर इन्फेंट विल लर्न टू मिसट्रस्ट, फिर बच्चा जो है उसमें मिसट्रस्ट डेवलप हो जाती है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, जो कि फ्यूचर में जाके उसके पर्सनैलिटी पे असरअंदाज हो सकती है। अब इसका जो सेकेंड स्टेज है वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि 1.5 ईयर से लेके 3 ईयर तक, या फिर 1 ईयर से लेके 3 ईयर तक ये भी इन्फेंसी में इंक्लूड होता है, क्योंकि 1 ईयर जो है इसमें इंक्लूड है। तो ऑटोनोमी वर्सेस शेम में इस तरह होता है कि बच्चा जो होता है इस एज में, ये जो 1 साल से लेके 3 साल तक, या 1.5 ईयर से लेके 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं, टोडलर्स हम इन्हें कहते हैं, तो इन बच्चों में ये इन्फेंसी की लास्ट स्टेज है। ये इन्फेंसी की लास्ट मतलब कि 1 ईयर के जो लास्ट टाइम होते हैं उसमें ये स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए हम इसको भी पढ़ रहे हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं ये इस तरह फील करते हैं कि इनको लगता है कि ये ख़ुद को इंडिपेंडेंट समझते हैं, यानी ये समझते हैं कि मैं अपना हर काम जो है ख़ुद से कर सकता हूँ। इस तरह ये बच्चे फ़ील करते हैं, ख़ुद को इंडिपेंडेंट फ़ील करते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि अपने काम वो ख़ुद से करें। वो कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप चम्मच लेके बच्चे को खाना खिलाते हो, तो वो चम्मच आपसे छीन लेते हैं और ख़ुद जो है वो गिराते भी हैं, जो भी करते हैं, लेकिन ख़ुद से वो खाने की कोशिश करते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं अपने कपड़े ख़ुद पहनूंगा, जब आप कपड़े लेके उसके पास चले जाते हो तो वो आपसे छीन के ख़ुद जो है पहनना स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर अपने शूज़ ख़ुद पहनना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर पेरेंट्स जो है वो उनको छोड़ देते हैं, उनसे कहते हैं कि हाँ पहन लो, उनको अपने काम खुद करने देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे जो है वो बर्तन धोने की कोशिश करते हैं, वो धो तो नहीं सकते ना, उनसे बर्तन टूट सकता है वगैरह। तो बच्चे पेरेंट्स इसमें अगर उनके साथ कोऑपरेटिव हो, और खैर है 1-2 बर्तन टूट भी जाए, लेकिन बच्चा जो है वो सेटिस्फाई हो, इस तरह अगर पेरेंट्स कोशिश करेंगे, तो इसमें बच्चे जो है वो ऑटोनोमस होंगे, उनको ऑटोनोमी की जो है वो फीलिंग होगी, वो ख़ुद मुख्तार होंगे। फिर लाइफ में जाके वो अपने लिए कोई भी फ़ैसला जो है वो ख़ुद से आसानी से कर पाएंगे, और जो फ़ैसला करेंगे वो लॉजिकल फ़ैसला अपने लिए करेंगे, वो अच्छा और बेहतरीन फ़ैसला अपने लिए करेंगे। लेकिन अगर इस स्टेज में मदर या फादर या जो भी केयर गिवर है वो बच्चे को रोकता है कि नहीं तुम खुद से नहीं खा सकते, तुम इसको गिरा दोगे, अपने कपड़े गंदा करोगे, या फिर वो बर्तन धोने की कोशिश करती है तो उससे कहते हैं कि नहीं तुम बर्तन काट लोगे, को तोड़ दोगे। फिर जब वो अपने कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, नहीं तुम जो है इसको उल्टा पहनोगे, जूते पहनने की कोशिश करते हैं, नहीं ये तुम गलत करोगे, इसको तुम उल्टा पहनोगे जूतों को। इस तरह अगर बच्चे को बातों बातों पे टोकेंगे, उनको ये चीज़ें करने नहीं देंगे, तो बच्चा जो है वो शेम एंड डाउट में चला जाता है। बच्चा ये सोचता है कि मैं जो है किसी काम के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ जो है वो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इस एज में उनको इंडिपेंडेंसी चाहिए होती है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं।
तो इसमें अगर उनको रोका गया तो वो इस नेगेटिव पॉइंट में चले जाते हैं। उनको फिर ज़िंदगी भर जो बच्चे होते हैं अब जब एडल्ट भी हो जाते हैं तो वो शेम और डाउट में ही रहते हैं। इस स्टेज से फिर वो नहीं निकल पाते। उनको जब वो कोई भी काम करते हैं तो फिर पेरेंट्स से पूछते हैं, फिर वो जो है अपने कोलीग्स से पूछते हैं, अपने बड़े बहन भाई पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। ख़ुद के लिए कोई भी फ़ैसला, कोई भी चीज़ जो है वो ख़ुद से नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस स्टेज में बच्चों का ये ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि 1 to 3 ईयर का एज होता है। चाइल्ड नो लॉन्गर वांट टू बी टोल्ड व्हाट टू डू बाय पेरेंट, ट्राइज टू एजर्ट हिज हर ऑटोनॉमी। अब इसमें बच्चे देखिए क्या लिखा है कि बच्चे जो है अब ये नहीं चाहते कि हर काम को करने के लिए पेरेंट्स उनको बताए। वो ख़ुद को जो है अपने लिए अपने काम खुद करना चाहते हैं, अपनी ऑटोनॉमी को वो एजर्ट करना चाहते हैं। Child will learn to become autonomous if parent allow them a sense of control over their life। अगर इसमें पेरेंट्स कोऑपरेटिव है और वो बच्चों पे उनके लाइफ पे कंट्रोल करना उसको अलाउ कर रहे हैं तो फिर बच्चे जो है वो ऑटोनोमस बन जाते हैं। चाइल्ड गेन सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, चाइल्ड में सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी आ जाती है, वो इंडिविजुअली फिर अपने लिए सोच कर सकता है। चाइल्ड में भी कोऑपरेटिव और स्टबर्न। अब इसमें बच्चे जो होते हैं उनको अपने हाथों से माँ बाप जो है वो ज़िद्दी भी बना सकते हैं। स्टबर्न का मतलब है ज़िद्दी बना सकते हैं और कोऑपरेटिव भी बना सकते हैं। अगर उनको अलाउ करे, उनको ये चीज़ें जो है करने दे तो फिर बच्चे जो है कोऑपरेटिव बनते हैं। उनके जहन में कोई ज़िद वगैरह नहीं आते। अगर उनको रोकते हैं, उनको टोकते हैं तो फिर जो है वो स्टबर्न यानी वो ज़िद्दी बन जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब सिगमंड फ्रॉइड का देख ले। सिगमंड फ्रॉइड जो है उनका जो थ्योरी था उसके बारे में लिखा है। फ्रॉइड बेस हिज थ्योरी ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट ऑन द बिलीव देयर सेक्सुअल एनर्जी टर्म लिबाइडो वाज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इनका ये कहना था कि चाइल्डहुड डेवलपमेंट में भी इनका बिलीव ये था कि उसमें भी जो जितने भी चेंजेस आते हैं बच्चों की जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आते हैं तो उनके पीछे सेक्सुअल एनर्जी का जो है वो सेक्सुअल एनर्जी उनकी काम करती है, जिसको इसने लिबाइडो का नाम दिया हुआ था। ये इनका कहना ये था कि ये ह्यूमन बिहेवियर जो होता है उसके लिए लिबाइडो एक ड्राइविंग फोर्स है, यानी उसके बिहेवियर के जो भी चीज़ें हैं ये लिबाइडो की वजह से है। ही प्रपोज दैट चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि बच्चे जो होते हैं वो 5 स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट से गुजरते हैं। फ्रॉइड के लिखा है फ्रॉइड्स ओपन डिस्कशन ऑफ सेक्सुअल इम्पल्सेस पार्टिकुलरली इन चिल्ड्रन वाज कंसीडर्ड फॉर हिज टाइम। उस टाइम पे किसी का ये इतना जो है सोच नहीं था, इतना जो है कोई नहीं सोचता था कि इस तरीके से फ्रॉइड जो है ओपनली इन चीज़ों को बच्चों में बयान करेगा। तो जब ये इसने बच्चों में ये चीज़ें बयान किए तो उस टाइम के लिए इनकी जो थ्योरी है ये कंसीडर्ड की जाती थी। इसको जो है सब इस पे फोकस कर रहे थे। ये इसके स्टेजेस थे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक, लेटेंसी और जेनिटल स्टेज। अब इसमें से इन्फेंसी में कौन सा स्टेज आता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इन्फेंसी में यहाँ पे देख ले स्टूडेंट्स के ओरल स्टेज का जो एज है वो बर्थ से 18 मंथ तक तो ओरल स्टेज में 20 में आती है और एनल स्टेज का 18 से 36 मंथ तक तो एनल स्टेज भी इसमें आती है। तो इन्फेंसी में हम ओरल स्टेज फ्रॉइड का और एनल स्टेज हम डिस्कस करेंगे। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो फर्स्ट स्टेज जो है वो ओरल स्टेज है। बर्थ टू 18 मंथ का स्टेज होता है। मेन साइट ऑफ प्लेजर ग्रेटिफिकेशन इज़ माउथ, सकिंग, चिविंग एंड बाइटिंग। इसमें जो बच्चा होता है उसका ज़्यादा जो प्लेजर का जो साइट होता है उसको ग्रेटिफिकेशन किस चीज़ पे मिलती है, माउथ पे उसको मिलती है, इसीलिए इसको ओरल फेस कहते हैं। यानी सकिंग के थ्रू वो चीज़ों को बाइट करके, चीज़ों को मुंह में डाल के उससे प्लेजर ले लेता है, तो इसको कहते हैं ओरल स्टेज। फिर जो सेकेंड स्टेज है वो एनल स्टेज है। 1 to 3 ईयर्स के एज के बच्चे इस स्टेज से गुजरते हैं। मेन साइट ऑफ प्लेजर ग्रेटिफिकेशन इज़ द एनस। यहाँ पे जो एनस है वो उनकी मेन प्लेजर या ग्रेटिफिकेशन की साइट होती है।
इस एज में बच्चों का ज़्यादातर फोकस एनएस पे होता है, यानी जो टॉयलेट के कंट्रोल करने पे, इन चीज़ों पे। चाइल्ड इज़ स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल बावल ब्लैडर फंक्शन टॉयलेट ट्रेनिंग, यानी इसमें बच्चा जो है वो स्ट्रगल करता है कि वो अपने बावल पे और अपने ब्लैडर के जो फंक्शन है इन पे कंट्रोल कर सके, यानी यूरिनेशन और फीसिस रिमूवल पे वो कंट्रोल कर सके, टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी हो। की इज़ स्ट्रगल फॉर कंट्रोल, इसमें जो मेन उनका मकसद होता है वो इन दोनों पे कंट्रोल होता है। इफ़ टॉयलेट ट्रेनिंग इज़ डिफ़िकल्ट चाइल्ड में बिकम एनली फिक्सेटेड, अगर टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे के लिए इस एज में डिफ़िकल्ट हो जाए, वो टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो नहीं सीख पाए, तो फिर वो बच्चे जो है एनली फिक्सेटेड होते हैं। एनली फिक्सेटेड का मतलब ये है कि वो इसी स्टेज पे जो है उनका माइंड इसी स्टेज पे फिक्स हो जाता है, उनका माइंड इस स्टेज से फिर नहीं निकल पाता, उनका एडल्टहुड में भी जाके उनका जो ज़्यादा फोकस और ज़्यादातर उनका जो माइंड होता है वो इस पे लगा रहता है। एंड मे नॉट पास बियॉन्ड एनल स्टेज, वो एनल स्टेज को फिर बियॉन्ड वो क्रॉस नहीं कर पाते, वो पास नहीं कर पाते, ये कहना था फ्रॉइड का। In adult, this may manifest itself as obsessive compulsive personality disorder. तो इस तरह अगर बच्चे हो जाएंगे कि वो इसमें फिक्सेटेड हो जाएंगे इस स्टेज में, तो फिर जब वो एडल्ट बनेंगे, जब वो बड़े हो जाएंगे, तो ये स्टेज जो है उनमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के फॉर्म में नज़र आएगी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होती है? ये एक कॉमन क्रोनिक और लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर है। इसमें एक बंदा जो है, जो एनली फिक्सेटेड बच्चे होते हैं, वो जब एडल्ट बन जाते हैं तो उनको अनकंट्रोल्ड बार बार जो है मुख्तलिफ़ किस्म के उनके थॉट्स उनको आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सोच उनको आते हैं, ख़यालात उनको आते हैं। ये जो ऑब्सेसिव कहते हैं ना हम, ऑब्सेशंस जो होते हैं ये ख़यालात को कहते हैं। उनको बार बार अनकंट्रोल रिकरिंग थॉट्स आते हैं और फिर उन थॉट्स के बाद वो कोई बिहेवियर अख्तियार करते हैं उन थॉट्स के बेसिस पे, तो इनको हम कंपल्शन कहते हैं। इसीलिए हम कंपल्सिव, यानी ये बिहेवियर भी उनके फिर बन जाते हैं। जैसा कि उनको ये जब वो बेटे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जो एनली फिक्सेटेड है इस स्टेज में, वो जब बड़ा हो जाता है तो वो कोई काम कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपने ऑफ़िस में है, वो अपने ऑफ़िस में काम कर रहा है, उस काम के दौरान एकदम से उसको ख़्याल आता है, उसको ये फीलिंग होती है कि उसे यूरिनेशन की या फिर फीसिस पास करने के लिए अर्ज महसूस हो रही है, अर्ज हो रही है, तो फिर वो जाता है, जाके टॉयलेट यूज़ करता है, फिर दोबारा आके बैठ जाता है, उसी ऑफ़िस में काम करने लग जाता है, तो दोबारा से उसको ये फीलिंग आती है, वो दोबारा जो है वॉशरूम चला जाता है। इस तरह उसकी जो बिहेवियर है वो बार बार वॉशरूम अटेंड करना, इस तरह वो इस पर फिक्सेटेड हो जाता है। तो ये कहना था फ्रॉइड का, ये फ्रॉइड का मानना था, उसकी थ्योरी थी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों का क्लास वर्क है कि व्हेन डज वीनिंग डाइट स्टार्ट टू इन्फेंट को वीनिंग डाइट जो है वो कब स्टार्ट करनी है, यानी जो फर्स्ट टाइम डाइट होती है, जो फर्स्ट टाइम हम सॉलिड फूड देते हैं, यानी ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा जो फूड देते हैं वो कब स्टार्ट करनी है, और कौन से डिज़ीज़ बच्चे को हो सकती है अगर उसमें न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज़ हो। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और सब ने बताना है, कोई जो है मिस नहीं करना है इस क्वेश्चन के आंसर को। मैं सबके आंसर चेक कर लूँगी। ये हमने जब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं पढ़ा था आप लोगों ने, तो वहाँ पे न्यूट्रिशन का जो सब्जेक्ट था उसमें आप लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की हुई होगी, तो ये टॉपिक वहाँ पे मौजूद था, तो इसीलिए आप इसका आंसर ज़रूर करें। ये यूनिट कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। इसके बाद हम जो यूनिट स्टार्ट करेंगे उसके स्टार्ट में मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।